चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। दिया हुआ है ट्रांसवर्स वेव पासेस थ्रू स्ट्रिंग विद इक्वेशन। तो ये मान लो स्ट्रिंग है, इसमें ये जो वेव होगी वो इस तरह से हो जाएगी। वेव इधर की तरफ जा रही है क्योंकि नेगेटिव साइन दिया हुआ है यहाँ। तो y इक्वल टू 10 साइन पाई 0.02x माइनस 2t वेर x इज इन मीटर्स इन सेकेंड। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अपने को चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी इक्वेशन ये होती है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स या के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल वाई बाय डेल टी ये पार्टिकल वेलोसिटी होती है। तो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ए ओमेगा है, यही इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम वेलोसिटी जाएगी। तो यहाँ कंपेयर करेंगे तो देख रहे हैं आपकी ओमेगा की वैल्यू क्या है। यहाँ ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई, ए कितना है यहाँ 10, मल्टीप्लाई कर दो तो 2 पाई इंटू 10। ठीक है ना, तो यही आंसर है। 20 तक ही करेंगे यहाँ डिस्कस। तो ये आ जाएगा हमारे पास में। तो आ जाएगा जो भी है। कितना आ रहा है? 63 मीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4। पे 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया भाई, ऐसे करना था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। In a sinusoidal wave, the time required for a particular point to move from maximum displacement to zero displacement is this one। मतलब क्या हुआ? देखो, ये मान लो कोई पॉइंट है, ये मान लो जैसे स्ट्रिंग का एक पॉइंट मान लेते हैं। तो ये पॉइंट ऊपर गया और नीचे आया और नीचे से वापस इस पॉइंट पर आया, ये एक ऑसिलेशन माना जाएगा। ठीक, ये क्या कह रहा है कि अगर ये एक्सट्रीम पर है और एक्सट्रीम से ये यहाँ आता है, मतलब एक्सट्रीम से कह रहा है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू जीरो डिस्प्लेसमेंट, यानी यहाँ से यहाँ आता है। यहाँ से आने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि हमें मालूम है कि यहाँ से यहाँ गया और वापस आया, कितना, यानी जाने का टाइम कितना होता है? टी इक्वल टू 0। अगर ये क्या हो गया इसको, तो ये हमारे पास में है। तो हमें मालूम है कि टी इक्वल टू 0 पर यहाँ है तो टी बाई 4 पर यहाँ होगा, फिर यहाँ टी बाई 2 पर होगा, फिर यहाँ 3t बाई 4 पर होगा और यहाँ t पर होगा। इसका मतलब है कि t बाई 4 इक्वल टू 0.17 दिया हुआ है। तो कह रहा फ्रीक्वेंसी बताओ, तो t की वैल्यू कितनी होगी यहाँ? 0.68 सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/f होता है। f इक्वल टू कितना हो गया? यानी 100/68 हो गया हर्ट्स या पर सेकंड, जो भी कहेंगे। तो ये वैल्यू निकल के आएगी 1.47 हर्ट्स। तो ये आंसर है। फिर हमारे पास में 6। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, यानी क्रेस्ट मतलब इन दो के बीच की डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो ये क्या हो गया? तो लैम्बडा हो गया ना। ये तो आपको 8th में भी पढ़ाया जाता है। तो ये डिस्टेंस दिया है इसने। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट इज, यानी लैम्बडा इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड टू वेव्स पासेस फ्रॉम अ पॉइंट इन 1 सेकंड। टू वेव्स पासेस का मतलब क्या हो? मान लो जैसे कि एक वेव ये मानी जाती है और एक वेव ये मानी जाती है, यानी दो वेव है और वो इस पॉइंट को क्रॉस करके जा रही है।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यानी इसको क्रॉस करके जा रही है, इसका मतलब कितने 1 2 से 2 वेव्स जा रही है और कितने 1 सेकंड में। इसका मतलब ये हुआ कि 2t इक्वल टू 1 सेकंड हुआ है, क्योंकि एक वेव के करस्पॉन्डिंग जो टाइम पीरियड होता है वो t होता है। इसका मतलब t इक्वल टू क्या हो गया? 1/2 हो गया। तो क्या पूछ रहा है अपने को? वेव वेलोसिटी बताओ। तो एफ लैम्बडा इक्वल टू वी होता है, यानी लैम्बडा इक्वल टू वी इंटू टी होता है। तो v इक्वल टू लैम्बडा कितना है इसका? 5, टाइम कितना है? 1/2, यानी 10 सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया। ये मतलब है। तो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7। चलें भाई आगे। तो वन वेव मतलब वन वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग वेव की बात की जाएगी, ध्यान रखना है। वन वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास में 7। द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू वेव्स आर गिवन, यानी अपने को y1 इक्वल टू दिया 10 sin 3 पाई टी प्लस π/3 और y2 इक्वल टू हमारे पास में 5 sin 3 पाई टी प्लस √3 cos 3 पाई टी। अब इसको सिंप्लीफाई करना नहीं आता है क्या आपको? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया? 10। ये क्या हो गया? 1/2 साइन। अब ऐसा थोड़ी कि फिजिक्स में दे दिया तो मैथ्स नहीं लगाएंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? तो मिल जाएगा अपने को cos 60, यानी हो जाएगा साइन 3 पाई टी प्लस π/3। ये वाइट हो जाएगा। अब इसको मैं समझाऊँ ना, क्या ही समझाऊँ बताइए मुझे। अब आप मेरे से कोई बच्चा के सर कैसे लिए आए, तो भाई बेटा आप कर क्या रहे थे फिर इतने दिनों से? ये तो ऐसे लिख देंगे इसको। तो क्या पूछ रहा है? देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड। तो क्या हो गया एम्पलीट्यूड? इसका भी 10 है, इसका भी 10 है, तो 1/1 आ गया आंसर। तो A1/A2 इक्वल टू 10/10 इक्वल टू 1, तो 1/1 आ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8। If two waves of same frequency and amplitude superimposed to produce resultant of the amplitude of either wave, तो मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि y1 इक्वल टू a, एम्पलीट्यूड सेम है तो साइन ये मान लो ओमेगा टी माइनस के एक्स है, और y2 इक्वल टू है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना। तो कह रहा है कि उनका रिजल्टेंट वही आ रहा है कोई भी एक का, तो मैंने मान लिया कि फाई है मान लो। वैसे तो मैं सीधा बता सकता हूँ, फिर भी चलो इससे कर लेते हैं हम लोग। तो वेक्टर मेथड हमने पढ़ा है, तो ये रेफरेंस हमारे पास में, तो ये इधर हो जाएगा ए, इसका एम्पलीट्यूड ए, और ये फाई एंगल से आगे इसका भी एम्पलीट्यूड है लेकिन ये फाई है, और ये रिजल्टेंट भी कह रहा है कि ए आना चाहिए, ये कह रहा क्वेश्चन में, ठीक है। तो लिख लो इसको, देखो कैसे करेंगे। तो वैसे तो अगर दो वेक्टर हैं, ऐसे बता देता हूँ मैं आपको, अगर दो वेक्टर है, मान लो ये ए वेक्टर है, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में तो है, वेक्टराइज तो करेंगे, और ये भी अगर मैग्नीट्यूड, यानी इसका मैग्नीट्यूड है और ये मान लो बी वेक्टर है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ए के इक्वल है, दोनों के बीच में अगर एंगल 120 डिग्री होता है, इन दोनों का रिजल्टेंट भी क्या आ जाता है? ए ही तो आ जाता है, मतलब लेंथ में ए ही तो आ जाता है। इसका आंसर क्या है? इसका ए आ जाएगा, वो मैंने पहले लिख दिया ए। मतलब अपने को तो एंगल चाहिए ना, ये आना चाहिए, तो इसका एंगल कितना होना चाहिए? 120 होना चाहिए। फाई कितना होना चाहिए? तो π/3 होना चाहिए, यही आंसर है। नहीं तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ उसमें क्या, क्योंकि ये आना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे? यस, इसको लिखेंगे हम लोग ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a² cos 5। इससे कैंसिल आउट हो गया, तो 0 इक्वल टू a² प्लस 2a² cos 5।
यानी cos फाइव इक्वल टू क्या आ गया, -1/2। -1/2 मतलब फाइव इक्वल टू कितना हो गया, 2π/3। तो यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9। Four wires of identical length, diameter, and of the same material are stretched on a sonometer wire. The ratio of their tension दिया हुआ है। तो हमारे पास में ये होता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, V/2L या V/2L रूट या N कर लेते हैं यहाँ। ये होता है T/μ। बाकी सब कांस्टेंट है। उसने कहा सेम मटेरियल है, सेम डायमीटर है, सब कुछ सेम है। इसका मतलब एस यानी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी है। तो रूट टी है तो देर, अच्छा इसमें ये भी है कि ये तो नहीं कहा इसने किस मोड में वाइब्रेट कर रहे हैं। इसका मतलब सबका मोड क्या मानेंगे, फिर सेम माना जाता है जब कुछ मेंशन नहीं किया जाता है, वो भी फंडामेंटली माना जाता है। तो रेशियो ऑफ देयर फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी से पूछ रहा है वो, तो आ जाएगा यहाँ। तो कितना देखो रेशियो, देखो तो क्या आ गया, 1 2 3 4, ये आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा देखो, क्योंकि T1 T2 T3 T4 1 4 9 16 कर लोगे ना, कितना आ गया, 1 2 3, सॉरी फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे ना हम लोग, कर लोगे कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10। When the length of the vibrating segment of sonometer wire is increased by 1%, the percentage change in its frequency। तो सोनोमीटर वायर की बात करने का मतलब हमेशा ये ध्यान रखना है, जैसे अभी वहाँ भी ये था, सोनोमीटर वायर का मतलब है दोनों एंड फिक्स होना। ये मतलब है सोनोमीटर वायर जब भी बात बोलेगा मतलब दोनों एंड फिक्स है, यानी ये हो गया इसका मतलब बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, वो वाली कंडीशन लेना है अपने को। तो कह रहा है कि लेंथ जो है यानी डेल्टा L/L इंटू 100 इक्वल टू कितना दिया, 1 दिया। द परसेंटेज चेंज इन द फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो हमारे पास क्या है देखो, F इक्वल टू 1/2L रूट T/μ लेना है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L लेना है, बाकी सब कांस्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं कि F इज इक्वल टू स्मॉल के एल ले लेते हैं, लॉग ले लो, एल एन एफ इक्वल टू एल एन के माइनस एल एन एल, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल्टा एफ बाई एफ इक्वल टू 0 माइनस डेल्टा एल बाई एल। इसका मतलब क्या हो रहा है, लेंथ जब इंक्रीज करेगी तो फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो परसेंटेज पूछा तो कोई बात नहीं, मोड निकाल लो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्टीमेटली कितना आ गया, 1 ही आ गया, क्योंकि 1 दे रखा था, बाकी सब कांस्टेंट है ही। नेक्स्ट है 11। The wire of a sonometer has a length of 1 meter, mass. It has tension of this. If the wire is pulled at a point away from one end and release, the frequency of its vibrations will be। तो सोनोमीटर वायर है यानी दोनों एंड फिक्स है। टोटल लेंथ इसकी 100 सेंटीमीटर है, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर है। 25 से इसने खींच के छोड़ा, तो सिंपल सी बात है कि एंटी नोड मिलेगा, तो ये 50 होगा, ये 25 है, तो इसका मतलब 25 पर इसको एंटी नोड मिल रहा है। तो कुल मिला के कहानी ये है,
यानी 2 लूप मिलेंगे अपने को यहाँ, क्योंकि अगर ये एंटी नोड है और ये नोड है तो जितनी डिस्टेंस पर यहाँ से ये नोड है तो 25 पर है तो उतने 25 पर नेक्स्ट नोड मिलना चाहिए। इसका मतलब 2 लूप में ये वाइब्रेट कर रही है, तो नंबर ऑफ लूप कितने हो गए, नंबर ऑफ लूप से 2 हो गए, मतलब सेकंड हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रही है, क्योंकि एन वी बाई 2L होता है ना, तो एन की वैल्यू दे रखा है या एन बाई 2L रूट टी बाई म्यू होता है। क्या क्या दिया अपने को, सोनोमीटर वायर दिया है, लेंथ ऑफ द टोल्ड दिस द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स वाइब्रेशन चाहिए, यानी इसका मतलब एफ इक्वल टू कितना हो गया 2/2 × 1 है ना, ये कितना हो गया 20 बाई म्यू, म्यू कितना हो गया यानी मास 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 1 मास पर यूनिट लेंथ। तो ये हो गया हमारे पास में अंदर कितना हो जाएगा, यानी 4 × 10⁻⁴, यानी हो गया 200 मीटर पर सेकंड, यही आंसर है। तो ये हो गया हमारे पास में 11th 10th 11th कर लिया हमने। नेक्स्ट है हमारे पास में 11th तक कर ही लिया, 6 13 है, नेक्स्ट 13 है, 17 18 16 17 18 13 करते हैं। A wave represented by the given equation superimposed with another wave to form a stationary wave। तो एक बात याद रखो, ये जो वेव अपने को दिया है ना, a cos kx माइनस ओमेगा टी, ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये राइट साइड में जा रही, इसका मतलब स्टेशनरी वेव के लिए लेफ्ट साइड में होना चाहिए, तो लेफ्ट साइड में होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि ऑल टाइम क्या मिलना चाहिए, कह रहा है कि x इक्वल टू 0 नोड है, इसका मतलब अगर ये y1 है तो y2 क्या होना चाहिए, y2 होना चाहिए a cos kx प्लस ओमेगा टी हो सकता है ना, ये भी मतलब इसमें तो ऑप्शन देख के आपको करना, सीधी सी बात है, क्यों ऑप्शन में कौन कौन से मैच कर रहे मालूम है, 2 और 3 कैसे देखो, t इक्वल टू 0 पुट करके देखो, मतलब ये है कहने का मतलब, इसको बोलो आप, तो ये देखो कि y इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक इक्वेशन तो ये मिल ही रही है अपने को, तो ये क्या मिल रही है देखो यहाँ से, तो 0 इक्वल टू a, 0 यहाँ रखेंगे तो cos माइनस ओमेगा टी प्लस y2 ये मिल रहा है। तो आप ये देखो ये क्या मिल रहा है, अल्टीमेटली देखा जाए तो ये मिल गया a cos ओमेगा टी प्लस y2। अब इसका मतलब y2 की वैल्यू क्या होना चाहिए, माइनस a cos ओमेगा टी आना चाहिए, तो हमेशा क्या मिलेगा 0। तो आप देखो 2 और 3 में पॉसिबल है, लेकिन 3 देखो आप, 3 तो सेम डायरेक्शन में ही है पहले वाली के, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ये वाला, y2 इक्वल टू होना चाहिए माइनस a cos kx प्लस ओमेगा टी होना चाहिए, तभी स्टेशनरी वेव मिलेगी, अपने तो नहीं मिलेगी। ले तो ये आंसर सही है। सिक्सटीन, for a wave displacement amplitude is दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड मतलब a इक्वल टू अपने को दिया 10⁻⁻8 मीटर, डेंसिटी अपने को दिया हुआ है रो इक्वल टू 1.3 kg पर मीटर क्यूब, वेलोसिटी अपने को दिया 340 मीटर पर सेकंड, एंड फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है 2000 हर्ट्ज से। कह रहा है कि द वेव डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड डेंसिटी वेलोसिटी ने एंड फ्रीक्वेंसी दिया द एवरेज इंटेंसिटी। तो आपको याद होगा कि पी एवरेज का फॉर्मूला होता है म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2,
जहाँ म्यू को हम लोग रो इंटू एस पी लेते हैं, ये वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2, और पी एवरेज यानी पावर, एवरेज पावर डिवाइड बाय एस, ये होती एवरेज इंटेंसिटी। तो ये हमारे पास में आ गया रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2, आपको सब दिया हुआ है, रो दिया है, वी दिया है, ओमेगा को 2 पाई एफ होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए भी दिया हुआ है बाई 2, सब वैल्यूज रख दो, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही करना था, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। सेवनटीन में क्या कह रहा है, टू स्ट्रिंग्स एन बी हैव लेंथ्स एल ए एंड एल बी एंड कैरी पेंडुलम ऑफ masses at the lower ends, the upper ends being supported by rigid supports. If Na and Nb are their frequencies of their oscillations, then तो ऐसा दिया हुआ है। ये एल ए और इसका मास एम ए दिया है, ये दूसरा पेंडुलम है, इसका मास एम बी और ये एल बी दिया है। अब इसने क्या कहा, इसने ये नहीं कहा कि कौन किस में वाइब्रेट कर रहा है, तो जब कुछ नहीं मेंशन किया जाता है तो क्या मानना है, फंडामेंटल मोड में मानना है, तो दोनों फंडामेंटल मोड में लिखेंगे। तो टेंशन तो यहाँ दे रहा दिया, टेंशन तो एम ए के करस्पॉन्डिंग होगा, तो फ्रीक्वेंसी एफ ए इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/2 एल ए रूट एम ए जी बाई लेंथ अपने को दे रखा, मासेस भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसका एम ए बाई एल ए ये लिखेंगे एक, तो है ना, तो ये आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, है ना, तो एम से तो एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2 एल ए और ये जाएगा एल ए इंटू जी, यानी अल्टीमेटली क्या लिख सकते हो आप इसको, यानी एफ ए हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई क्या हो जाएगा, रूट एल ए आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि इनकी फ्रीक्वेंसी जो है क्या रही है, मतलब रेशियो बताना दे रखा हो, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा अब यहाँ, एफ बी इक्वल टू 1 बाई रूट एल बी, है ना, तो आ गया, और क्या चाहिए। अच्छा ये एन ए है दरअसल, है ना, और ये वाला एन बी है, रख दो उसमें जो कह रहा है उसमें, आंसर आ जाएगा। तो रिगार्डलेस ऑफ मासेस होगा, मासेस तो कट जा रहे हैं ना इसमें, तो ये भी आ जाएगा। तो जब कुछ मेंशन नहीं करना है किया है तो कौन सा मानना है, हमेशा फंडामेंटल मानना है, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस के लिए 18 A wave in a string has an amplitude of 2 centimeter. A wave in a string has amplitude दिया by the wave travels in the positive x direction of x axis with a speed, वो भी दिया है, and it is noted that 5 complete wave fit in 4 length। 5 complete यानी मतलब एक वेव ये हो गई, ये 2, ये 3, ये 4 और एंड 5, यानी ये कितना है 4 मीटर। 5 वेव का मतलब हो गया 5 लेमड़ा इक्वल टू 4, यानी लेमड़ा अपने को मिल गया। द इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द वेव अपने को चाहिए। अब यहाँ पे देखो अपने को ऑप्शन देख के चलना पड़ेगा, बस इतना है कि देखो इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, 1 और 3 को तो अवॉइड कर दो, हटा दो, क्यों, क्योंकि ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, तो पॉजिटिव एक्सिस की बात कर रहा है, तो देखो एम्पलीट्यूड तो इसका वो भी आ रहा है, नहीं 2 और 4 में से कोई एक आंसर है, तो इसमें से क्या करेंगे हम लोग, अपने को क्या क्या दिया है इसने, तो यहाँ से पहले के भी तो निकालेंगे, तो के कितना होगा भाई, यहाँ से 2 पाई बाय लेमड़ा प्रोपेगेशन कांस्टेंट, तो वो आ जाएगा 2 इंटू 3.14 बाई
4/5, यानी कितना हो गया, ऊपर गया तो हो गया 10 × 3.14/4 यानी 31.4/4। तो ये कितना आ रहा भाई, ये वैल्यू आ रही है के की 7.85। उसी तरह ये मिल गया तो ओमेगा बाई के इक्वल टू वी होता है, यानी ओमेगा निकाल लेंगे यहाँ से। तो ओमेगा कितना हो गया भाई, तो वी कितना है यहाँ, तो 128 × 7.85। तो ये कितना चला आता है, मल्टीप्लाई करके देख लो इसको। तो ये आ रहा हमारे पास में 1004.8। तो इसको आप चाहो तो ऑप्शन में ऐसा भी लिख सकते हो 1005 राउंड ऑफ करके, तो ये आ जाएगा रेडियन पर सेकंड। तो यही देखना है बस आपको, इसके अकॉर्डिंग चलना है। तो ओमेगा मिल गया और के मिल गया, तो किस में मैच कर रहा है, 4 में। ठीक है, तो यही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। ऐसे करना है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 20। साउंड एब्जॉर्बर एट्यूनेट्स द साउंड लेवल बाय 20 dB। मतलब आपको मालूम होगा कि बीटा इक्वल टू 10, ये साउंड लेवल फाइंड करने के लिए इक्वेशन होती है I/I0। द इंटेंसिटी डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर अपने को चाहिए, तो साउंड एब्जॉर्बर एट्यूनेट द साउंड लेवल बाय दिस वन। तो मान लो B1 हो जाएगा हमारे पास में 10 log I1/I0 और β2 इक्वल टू 10 log I2/I0। तो फाइनल माइनस इनिशियल किया जाता है, तो B2 माइनस B1। तो ये हमारे पास अल्टीमेटली आ जाएगा 10 log I2 माइनस 10 log I1। तो ये कह रहा है कि द साउंड एब्जॉर्बर एट्यूनेट्स द साउंड लेवल बाय 20 dB, यानी दरअसल ये होगा -20। तो ये हो गया -2 और यहाँ हो जाएगा ये log I2/I1। ये दरअसल बेस 10 में होता है, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये जाएगा 10⁻⁻2 इक्वल टू हो गया I2/I1, है ना। इनिशियल I1 था हमारे पास में, तो हमारे पास कितना आ गया देखो यहाँ से, तो इंटेंसिटी डिक्रीजेस बाई, यानी इस फैक्टर से डिक्रीज कर गई I1/100, यानी 100 फैक्टर से डिक्रीज कर गई है। तो आंसर क्या हो गया 4। कोई डाउट है किसी को, क्योंकि एटीन्यूट्स मतलब होता है एनर्जी का, मतलब इंटेंसिटी का डिक्रीज करता जाना, यानी एक तरह से लॉस होते जाना, ये मतलब है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करने का मतलब हुआ कि माइनस होना चाहिए -20। तो ये फॉर्मूला इसमें लगेगा। ठीक है, सर 10⁻0 लिखा है इधर नीचे, I2 इक्वल टू I1 अपॉन I1/100 लिखा ना मैंने, अच्छा तो देखो 100। ना हाँ मैं इसमें, वही सोच रहा हूँ 10⁻2 है ना। हाँ, ठीक। है ना, तो ये था।
हम्म तो नेक्स्ट हमारे पास में फ्लूइड की बात करेंगे हम लोग यहाँ। चलिए तो एक और केस इसमें डिस्कस कर लेते हैं। हमने स्पीड ऑफ इफ्लक्स रेंज इसके बारे में बात कर ली थी। तो नेक्स्ट है टाइम टेकन टू एम्प्टी अ टैंक। यानी किसी टैंक को खाली होने में कितना टाइम लगेगा। तो मान लो जैसे कि ये हमारे पास में टैंक है, और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, और मान लो यहाँ होल है, लेकिन अभी इसको क्लोज किया हुआ है हमने। और इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो h है। इसकी डेंसिटी पता अपने को रो है। और ये जो टैंक है इसका ये एरिया जो है ना ऊपर का, ये वाला जो एरिया है ये ए, और यहाँ इसका जो एरिया वो स्मॉल है, और कंडीशन ये दिया हुआ है। और इधर का जो प्रेशर है यहाँ वो पी नॉट, और जस्ट आउटसाइड यहाँ का प्रेशर भी पी नॉट। ये बॉटम पे बना हुआ है ये होल। अभी इसके वॉल को हम लोग ओपन करेंगे, तो हमें बताना है कितना टाइम लगेगा इसको खाली होने में। तो मान लो इसको ओपन करने के बाद ये लिक्विड बाहर आ रहा है, तो ये तो था t=0 पर। हमने बॉल को ओपन कर दिया, इसी में टी टाइम की बात कर रहा हूँ अभी यहाँ। तो मान लो किसी टाइम टी बाद यहाँ ये ओपन है, किसी टाइम टी बाद मान लो लिक्विड यहाँ तक है, ये वाई है, और लिक्विड यहाँ से बाहर आ रहा है। ठीक है, इसका एरिया ए और इसकी जो स्पीड है वो v है, और इसकी स्पीड u है। तो यहाँ क्या इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, ए v इक्वल टू ए, मान लो u स्पीड से बाहर आ रहा है, तो हमें मालूम है कि दोनों साइड प्रेशर सेम है यहाँ। यानी यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ प्रेशर पी नॉट है, यहाँ प्रेशर पी नॉट है, और ये कंडीशन है।
और सेमी लिक्विड है। इसका मतलब है कि ए वी इक्वल टू ए, यू को क्या लिख सकता हूँ फिर मैं यहाँ, इसको लिख सकता हूँ √2GY लिख सकता हूँ टॉरिसलिस लॉ के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ रही भाई सबको है? हाँ सर। अब यहाँ देखो भाई डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, क्या लिखेंगे फिर इसका मतलब, इसको लिखेंगे माइनस dy/dt लेते हैं अगर डिक्रीज करता है तो ये इक्वेशन हमारे पास में आ गई। क्लियर है भाई सबको इक्वेशन? तो ये हाँ, इक्वेशन नंबर 1 है, इसको लिख लो पहले। देख लिया? सर 1 मिनट। हाँ सर हो गया। अब यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस dy/√y है ना, इक्वल टू a√2g इंटू dt। तो जब यहाँ टाइम 0 था तो ये कितना था, h था, y कितना था, h था। और जब किसी टाइम t की बात करेंगे, जब कंप्लीटली खाली हो जाएगा है, तब ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा -a, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, y⁻⁻½ + 1/2 इक्वल टू a√2g इंटू टी। तो हमारे पास अल्टीमेटली आ गया -2a और ये होगा -√h इक्वल टू a√2g इंटू टी। तो t इक्वल टू क्या हो गया, तो ये आ जाएगा a/a√2h/g, ये आंसर होगा। सिंपलीफाई करेंगे तो यानी इतना टाइम इस टैंक को खाली होने में लगेगा। ओके लिख लो ये। मैंने आपको ये थ्योरी का पीडीएफ भेजा था क्या, फ्लूइड मैकेनिक्स का? हाँ सर, लेक्चर नोट्स भेजा था सर। लेक्चर नोट्स भेजा था। हाँ लेक्चर नोट्स।
भेजा हुआ है। भेजा है ना लेक्चर नोट्स आप लोगों को है फ्लूइड मैकेनिक्स का। हाँ सर। सर हाँ सर। हाँ हर टैंक में लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। लिख लिया? यस सर। नेक्स्ट है रेनॉल्ड्स नंबर। ये मेंस में ही है, एडवांस में नहीं पूछेगा कोई भी आपसे। तो मान लो जैसे कि ये कोई ट्यूब है और विस्कस फ्लूइड है, ये v स्पीड से जा रहा है और इसका जो डायमीटर है वो d है। तो यानी रेनॉल्ड्स नंबर यानी रो v d बाई ईटा, जहाँ दरअसल v क्या है, क्रिटिकल स्पीड है लिक्विड की। यानी अगर इस स्पीड से ज़्यादा स्पीड हुई किसी भी फ्लूइड की तो वो टर्बुलेंट फ्लो में चला जाएगा एक तरह से, यानी स्टडी फ्लो नहीं रहेंगे। तो क्रिटिकल स्पीड है मतलब ये। तो इसमें इस नंबर से देखिए, यानी ईटा क्या है हमारे पास में, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। v क्या है, क्रिटिकल स्पीड हो गई। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। और d क्या है, डायमीटर ऑफ ट्यूब है। तो यहाँ अगर ये नंबर जो है r अगर लेस देन 2000 आता है, इसका मतलब है कि फ्लो जो है, फ्लो इज स्टेडी, यानी टर्बुलेंट नहीं होगा। लेकिन अगर r ग्रेटर देन 3000 आता है तो फ्लो क्या होगा, टर्बुलेंट। लेकिन अगर r लेस देन 3000 है और ये 2000 से ग्रेटर है तो इट मे बी टर्बुलेंट और स्टडी, है ना। तो इट मे बी यानी फ्लो मे बी स्टडी और टर्बुलेंट। तो ये मेंस का ही पार्ट है, तो आएगा तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा, है ना। फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला याद रखना है। ये आपके बोर्ड में भी, मतलब स्टेट बोर्ड में तो 12th में है मेरे ख्याल से, है ना, लेकिन सीबीएसई में तो 11th में ये वाला पार्ट। लिख लो इसको।
देख लिया? Okay. अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा इसमें, जो कि काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यानी कॉन्सेप्ट ये है, फोर्स exerted by fluid on a body when it enters or when it enters or exits। ठीक है, मतलब क्या है देखो, जैसे पहला केस ले रहा हूं मैं, मान लो जैसे कि कोई कंटेनर है, तो हमें इस कंटेनर पर फोर्स फाइंड करना है जब लिक्विड बाहर आ रहा है। तो मान लो जैसे कि लिक्विड यहाँ तक भरा हुआ है और यहाँ से लिक्विड बाहर आया, मान लो ये कंटेनर मान लो रुका हुआ है, और ये जो हाइट है यहाँ से मैंने मान लिया कि y है, तो करना क्या है, यहाँ लिक्विड कंटिन्यूसली बाहर आएगा। इस इंस्टेंट की बात करेंगे तो कंटिन्यूसली ऐसे बाहर आएगा लिक्विड। तो हम लोग ऐसा समझेंगे कि मान लो डेल्टा एम कर करके बात करेंगे हम लोग, कितना डेल्टा एम के करस्पॉन्डिंग, तो ये कितनी स्पीड से बाहर आएगा, यू से, यानी जो डेल्टा एम होगा वो यू स्पीड से आएगा, तो यू कितना हो जाएगा, √2GY हो जाएगा। अगर मैं ये ए लेता हूँ और ये स्मॉल ए लेता हूँ और ये कंडीशन है, और यहाँ मान लो ये P0 है, और यहाँ भी जो प्रेशर है वो P0 है, जस्ट आउटसाइड की बात कर रहे हैं। तो डेल्टा एम, तो यहाँ का एरिया अपने को पता है, तो डेल्टा एम यहाँ के लिए क्या लिखोगे आप, तो वो लिखोगे यू डेल्टा टी इंटू यहाँ का एरिया, ये क्या हो गया, वॉल्यूम इंटू रो, ये मास हो गया। तो जो डेल्टा एम था, दरअसल जब ये इनसाइड था, यहाँ जब ये यहाँ रहा होगा डेल्टा एम, तो इसकी वेलोसिटी क्या थी, अंदर जीरो थी, है ना, अंदर वेलोसिटी क्या थी इसकी, जीरो थी, लेकिन जस्ट बाहर आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, यू हो जा रही है। तो यानी एक तरह से क्या हो रहा है, यहाँ हम लोग चेंज इन मोमेंटम लिखेंगे, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो रहा है डेल्टा एम का, डेल्टा एम इंटू यू, इनिशियल तो जीरो ही था, अगर मैं डेल्टा पी को डेल्टा टी से डिवाइड करूं तो डेल्टा एम बाई डेल्टा टी इंटू यू, ये क्या हो गया, फोर्स हो गया ना। तो जितना फोर्स इसको इधर लग रहा है उतना ही तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ क्या होगा, इसको पीछे लग रहा होगा ना, इस बॉडी को। तो वो हमारे, तो डेल्टा एम बाई डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, तो आप देख रहे हो कि एफ इक्वल टू क्या हो गया यहाँ,
तो ये डेल्टा एम बाई डेल्टा टी, तो ये आ गया हमारे पास में यू ए रो इंटू यू, कितना हो गया रो ए यू स्क्वायर। अगर आपको याद आ रहा हो तो सरफेस टेंशन में मैंने एक ट्यूब था उससे एयर ब्लो करा रहा था, उसके लिए भी फोर्स मैंने यही लिखा था, याद हो तो ये सिर्फ लिक्विड के लिए नहीं है, फ्लूइड के लिए लिखवा रहा हूँ मैं। आरी बात समझ में, इसलिए मैंने वहाँ रो ए यू स्क्वायर लिखा था। ए क्या था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था उस ट्यूब का जिससे बबल बना रहे थे हम लोग, जिसकी रेडियस बी दिया था, याद आ रहा हो तो आपको, ठीक है ना। तो मैंने कहा था कि जो फोर्स लग रहा है वो होगा रो ए यू स्क्वायर, जहाँ ए क्या है, एरिया है ओरिफिस का। ए क्या है इस केस में, एरिया ऑफ ओरिफिस। भाई बात समझ में आई मैंने क्या कहा? हाँ सर। हाँ सर। तो ये याद रखिएगा भाई, यही कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ यूज किया हुआ था, लिख लो इसको। लिख लिया भाई? अब जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो ये जो व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है, ये मान लो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और यहाँ मान लो कि एक ट्यूब है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर जगह सेम है। यहाँ यहाँ से मान लो लिक्विड एंटर कर रहा है ना, ये रेस्ट पर है, ट्यूब रेस्ट पर है, तो यू स्पीड से मान लो एंटर कर रहा है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं ए, तो ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सब जगह सेम है, तो यू स्पीड से बाहर आ रहा है, और इसकी डेंसिटी मान लेते हैं रो है। तो और ये जो एंगल यहाँ है ना, ये एंगल मैंने मान लिया थीटा है। तो यहाँ क्या होगा, एक्चुअली में एक तरह से डेल्टा एम मास एंटर किया और फिर डेल्टा एम मास बाहर चला आया। डेल्टा एम मास एंटर किया और डेल्टा एम मास चला आया, ठीक है ना।
क्लियर है? तो आप देखो डेल टाइम मास ऐसे जाके टकराएगा ना एक तरह से, ये इसका इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में और फाइनल मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, तो इसके अकॉर्डिंग लिखूंगा मैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इनिशियल मोमेंटम है यहाँ पी इनिशियल वेक्टर इक्वल टू डेल्टा एम यू जे कैप, और फाइनल वेक्टर इसका क्या लिखोगे? तो डेल्टा एम यू, तो मोमेंटम है मैग्नीट्यूड में, तो इसका एक कंपोनेंट क्या होगा? इधर होगा, क्योंकि ये तो इधर है ना। इसका एक कंपोनेंट इधर होगा और ये इधर है, तो यहाँ ये एंगल कितना दिया है? ये एंगल थीटा दिया हुआ हमें। तो फाइनल यानी ये तो क्या हो जाएगा, लेकिन डेल्टा एम इंटू यू ना, तुम्हारे पास हो जाएगा ये साइन थीटा आई कैप माइनस कॉस थीटा जे कैप, यानी चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ यहाँ? ये लिखोगे आप पी फाइनल वेक्टर माइनस पी इनिशियल वेक्टर, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो यू डेल्टा एम साइन थीटा आई कैप माइनस कॉस थीटा जे कैप माइनस डेल्टा एम यू जे कैप, ये लिख लीजिए आप। लिख लिया? अच्छा, यहाँ डेल टाइम क्या होगा? तो डेल्टा एम होगा दरअसल यू डेल्टा टी इंटू ए इंटू रो, ये डेल टाइम होगा, ये यू है हमारे पास में।
लिख लिया ना? हाँ सर। अब यहाँ देखो, दोनों साइड डेल्टा टी से डिवाइड करो। पहले इसको रिमूव कर देते हैं। क्या हो गया? डेल्टा पी वेक्टर बाई डेल्टा टी इक्वल टू यू डेल्टा एम बाई डेल्टा टी ना, डेल्टा एम, और इसको बाहर निकाल लिया मैंने, तो यहाँ रह गया है साइन थीटा आई कैप, है ना? और ये क्या हो जाएगा? माइनस 1 प्लस cos थीटा जे कैप। तो ये आ गया हमारे पास फोर्स इक्वल टू, यानी ये क्या हो गया? रो ए यू स्क्वायर साइन थीटा आई कैप माइनस 1 प्लस cos थीटा जे कैप, ये होगा फोर्स। तो ये तो फोर्स इस तरह से आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो केस थर्ड ऐसा है कि जो ट्यूब हम लोग ले रहे हैं, मान लो ट्यूब इस तरह से है, यानी जो पाइप हम लोग ले रहे हैं वो पाइप में मान लो इस तरह से ले लेता हूँ। इसका एरिया फ्लो सेक्शन थ्रू आउट सेम है, अलग अलग नहीं है। तो यहाँ से मान लो ये लिक्विड एंटर कर रहा है ना? तो यहाँ मान लो कोई पाइप है जहाँ से लिक्विड आ रहा है, लेकिन वो पाइप रुका हुआ है। वो तो बस ये यहाँ से मान लो ये v स्पीड से आ रहा है, लेकिन ये जो पाइप है ना, मान लेते हैं ये u स्पीड से जा रहा है। आई बात समझ में? अगर ये रुका हुआ है तब तो ये केस मैं बता ही चुका हूँ आपको, लेकिन अगर ये पाइप u स्पीड से जा रहा है तो क्या होगा? और यहाँ जो ये वाटर का जो वाटर की जो जिस पाइप से वाटर यहाँ आ रहा है उसकी स्पीड u दिया हुआ है, और यहाँ इसमें ये वाटर इसमें जाता है, और यहाँ से ये बाहर जा रहा है। लेकिन वो क्या रहा है, ये साथ में पाइप भी मूव कर रहा है। पाइप क्या कर रहे हैं? यहाँ मूव कर रहे हैं, है ना? और वाटर भी यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो अब इस पर अपने को फोर्स चाहिए, किस पर? पाइप पर। पाइप रुका हुआ नहीं इस केस में। तो ये जो पाइप मूव कर रहा है v स्पीड से, u स्पीड से,
है ना, तो हमें उस पर फोर्स चाहिए। तो फोर्स ऑन अ पाइप which is moving along x-axis with speed u। तो ये जो स्ट्रीम यहाँ आ रही है ना, उसके स्ट्रीम की स्पीड क्या दिया आपने को, v दिया हुआ है। ये वाटर जेट है ये मान लो, है ना। तो फोर्स बताना है जो कि u स्पीड से मूव कर रहा है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि पहले इस पाइप को हम लोग क्या करेंगे, रोकेंगे। तो पाइप को जब रोकेंगे तो जो वाटर है किस स्पीड से आ रहा होगा अभी पाइप के पास में, v माइनस यू स्पीड से आ रहा होगा ना। है ना। हाँ सर। तो अब पाइप को हमने रोक दिया तो पाइप पर जो लिक्विड चल रहा है वो तो v माइनस यू स्पीड से जा रहा है। यानी जो डेल्टा एम की हम बात करेंगे वो रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट के आधार पे बात करेंगे। मतलब क्या हुआ यहाँ, ये लिख लो पहले फिर आगे का बताता हूँ मैं। क्लियर। हाँ सर। डेल्टा एम will be decided when Q या ऐसा लिखते हैं, डेल्टा एम विल बी डिसाइडेड with respect to मूविंग पाइप। यानी जब मैं पाइप के रेस्पेक्ट में जाऊंगा, यानी विद रेस्पेक्ट टू पाइप अगर मैं बात करता हूं तो पाइप क्या होगा, यहाँ रुक जाएगा। अच्छा, यहाँ जो एंगल है ये, क्योंकि इस एंगल के बारे में बताता हूँ पहले मैं, क्योंकि ये जा इधर रहा है
और उसके बाद फाइनली ये इधर जा रहा है। तो यहाँ ये जो एंगल की बात करेंगे ना, ये एंगल मैंने मान लिया कि ये थीटा है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, इसके रेस्पेक्ट में जब बात करेंगे तो ये जो लिक्विड आ रहा है यहाँ, अब वो कितनी स्पीड से आ रहा है, v माइनस यू से आ रहा है ना। यानी इसका मतलब है कि यहाँ ये जो लिक्विड बाहर जाएगा वो v माइनस यू से तो बाहर जा रहा है। तो यहाँ हम बात करेंगे डेल्टा एम की। तो डेल्टा एम यहाँ से एंटर कर रहा v माइनस यू से, तो डेल्टा एम क्या कर रहे हैं यहाँ, v माइनस यू से बाहर आ रहा है। यानी जो डेल्टा एम के लिए आप लिखोगे वो लिखोगे v माइनस यू डेल्टा टी। अगर इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए है इनटू रो, यानी डेल्टा एम को आपको ऐसे लिखना है। ये डेल्टा एम हो गया हमारा। ये बात समझ में आ गई भाई सबको? हाँ सर। हाँ तो डेल टाइम हमेशा ऐसे डिसाइड करना है। आप डेल टाइम को ऐसे डिसाइड करना है तो इनिशियल जब मोमेंटम लिखेंगे तो जो डेल टाइम आ रहा है ना ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, उसकी वेलोसिटी क्या है, वो तो v है। यहाँ जो इनिशियल मोमेंटम आप लिखोगे ना, वो दरअसल लिखोगे डेल्टा एम इंटू वी लिखोगे। लेकिन जब फाइनल मोमेंटम की बात करोगे तो फाइनल मोमेंटम में क्या करना है, क्योंकि ये तो डेल टाइम आ ही रहा था अंदर, लेकिन फाइनल मोमेंटम के केस में क्या करेंगे, पहले ये जो वेलोसिटी इसकी v माइनस यू है वो तो पाइप के रेस्पेक्ट में है ना, उसको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लाएंगे। तो कैसे लाएंगे देखो, यानी वेलोसिटी डेल टाइम की बात करें हम लोग, तो वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एलिमेंट यानी डेल टाइम है ना, विद रेस्पेक्ट टू पाइप इक्वल टू v स्मॉल एलिमेंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में माइनस v पाइप वेक्टर। तो ये इधर कितना दिया, क्योंकि ये जो एंगल मैंने बोला ना, ये एंगल कितना, यानी लिक्विड ऐसे बाहर जा रहा है, तो ये एंगल कितना है, थीटा है। इसको क्या लिखोगे आप, v माइनस यू कॉस थीटा आई कैप प्लस v माइनस यू साइन थीटा जे कैप, है ना, इक्वल टू ये v ई ले लेता हूँ स्मॉल एलिमेंट को लेकर, और माइनस इसकी u आई कैप, यानी v एस ई एलिमेंट जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास में v माइनस यू कॉस v माइनस यू कॉस थीटा, ये हो जाएगा प्लस u आई कैप प्लस v माइनस यू साइन थीटा जे कैप। यानी ये हो गया एलिमेंट का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी इसके करस्पॉन्डिंग जब हम लोग लिखेंगे तो यानी पी फाइनल वेक्टर में लिखूंगा डेल्टा एम, ये तो था हमारे पास में आई कैप, और ये हो जाएगा वी एस ई वेक्टर। ये लिख लो पहले।
लिख लिया भाई? हाँ हाँ सर। तुम्हारे पास हो जाएगा डेल्टा पी वेक्टर डेल्टा एम वी स्मॉल एलिमेंट की वेलोसिटी है माइनस डेल्टा एम वी आई कैप है। डेल्टा एम को तो बाहर ले लेंगे हम लोग, तो डेल्टा पी वेक्टर इक्वल टू डेल्टा एम, और ये कितना हमारे पास में, तो v माइनस यू कॉस थीटा प्लस यू आई कैप माइनस प्लस v माइनस यू साइन थीटा जे कैप माइनस v डेल्टा एम आई कैप। तो यहाँ से भी डेल्टा एम और इसको साथ में रखेंगे, तो डेल्टा एम और ये होगा v माइनस यू कॉस थीटा प्लस, यानी माइनस ले लो यहाँ से, इन दोनों को ले रहा हूँ मैं, है ना। तो डेल्टा एम तो बाहर ले लिया, तो क्या हो जाएगा माइनस v माइनस यू, यानी ये मिला के हो गया हमारे पास में i प्लस v माइनस यू साइन थीटा जे कैप। तो हमारे पास क्या हो गया, देखो डेल्टा पी वेक्टर बाई डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एम बाई डेल्टा टी, और यहाँ से देखो आप v माइनस यू को बाहर ले लो, तो ये क्या हो गया माइनस वन माइनस कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये हमारे पास आ जाएगा। तो डेल्टा पी वेक्टर बाई डेल्टा टी इक्वल टू, इसको डेल्टा एम बाई डेल्टा टी को क्या लिखोगे आप, तो ये हो गया हमारे पास में रो ए v माइनस यू का होल स्क्वायर ना, और ये हो गया माइनस वन माइनस कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अब आप ये देखो, ये जो फोर्स है ये तो लिक्विड पर फोर्स है ना, ये किस पर है, तो फ्लूइड पर फोर्स है, तो एक ही नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस पर फोर्स बताओ, किस पर, पाइप पर, तो फोर्स ऑन पाइप क्या हो जाएगा, तो फोर्स ऑन पाइप होगा, दरअसल वहां भी ऐसा है तो माइनस लगाना था अपने को, उसका मैग्नीट्यूड ले लीजिएगा वैसे तो, लेकिन फोर्स ऑफ, ये तो क्योंकि फोर्स ऑन फ्लूइड हुआ ना पाइप की वजह से, तो फोर्स ऑन पाइप क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एफ पी वेक्टर माइनस एफ वेक्टर हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास में रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर, ये होगा वन माइनस कोस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप, यानी पाइप पर फोर्स क्या हो गया, क्योंकि ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव है, यानी पाइप पर फोर्स है दरअसल इधर और इधर, ये कंपोनेंट, यानी पाइप पर फोर्स इधर लग रहा है,
ये एफ पी वेक्टर हुआ, बात समझ में आ गई? हाँ सर। तो ये क्या हो गया, एफ ये एफ पी वेक्टर ये हो गए, लिख लो इसको। तो पहले वाले में भी ऐसा ही था, मतलब जो सेकंड वाला केस बताया था उसमें भी माइनस लगेगा। वो जो फोर्स आया था वो फ्लूइड पे फोर्स था दरअसल, क्योंकि मोमेंटम तो उसका चेंज हुआ ना, उसका माइनस करेंगे फिर हम लोग, वो जाएगा। जैसे एक मिनट रुकिए, अगर अभी होगा तो बता देता हूँ आपको। नहीं है वो वाला पार्ट, हट गया। चलिए कोई बात नहीं, लिख लीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसका ध्यान रखिएगा। इस पर अभी क्वेश्चन नहीं आया है, इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। ये आएगा तो एडवांस में आएगा, मेंस में तो क्या ही आएगा। हाँ लेकिन एक सेंटर मास में क्वेश्चन दिया हुआ है, सेंटर मास की बुकलेट में देखिएगा, एक प्लेट है जिस पे पार्टिकल्स आके टकरा रहे हैं, वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है वो। तो वो क्वेश्चन आया था एक बार। हाँ प्लेट दिया हुआ है, और एक बार ओलंपियाड में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्लेट वाला तो आया हुआ है, पाइप वाला नहीं आया हुआ है अभी। तो सेंटर मास में दिया हुआ देखिएगा आप, अभी इस साल जो नई बुकलेट है उसमें दिया हुआ है इन्होंने, क्योंकि ये 2019 में आया था शायद ये क्वेश्चन, 2019 या 18 में, देख लीजिएगा आप लोग, मैं तो क्वेश्चन में भेज दूंगा। तो वो इस कॉन्सेप्ट से हो जाता है। लिख लिया? हाँ सर। तो ये वाला पार्ट हो गया। एक और है साइफन मैकेनिज्म, वो भी बताता हूँ मैं आपको, तो एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे मेट्रा सेंटर वाला पार्ट है, तो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं। अगर आज टाइम रहेगा तो आज ही बता दूंगा। तो नेक्स्ट है साइफन मैकेनिज्म। अच्छा अभी तो है, अभी तो एसएचएम वाला पार्ट भी तो है फ्लूइड में। अच्छा वो भी बताना पड़ेगा। ओके, वो तो पार्ट में भूल ही गया था। चलो कोई बात नहीं, करवा देंगे। तो साइफन मैकेनिज्म मतलब कुछ नहीं है, कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर ये कोई कंटेनर है, मान लो एक कंटेनर है,
और ये ट्यूब है मान लो इस तरह से, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट ट्यूब सेम है। तो यहाँ मान लो मैं कुछ पॉइंट ले रहा हूँ, जैसे कि एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट मान लो यहाँ इसके इनसाइड ही है यहाँ, और एक पॉइंट जस्ट आउटसाइड यहाँ। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये जो लिक्विड है ना, ये लिक्विड क्या कर रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है ऐसे। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सब जगह क्या है, सेम है। ये कुछ पॉइंट में मान रहा हूँ, यहाँ मान लेता हूँ कि ये P1 पॉइंट है, ये P1 नहीं मानते, यहाँ ये जो पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ है मान लो। तो मान लेते हैं कि ये A पॉइंट है, ये वाला B पॉइंट है, ये वाला C है, ये वाला D है, और ये वाला पॉइंट E है। समझ में आ रहा है? मैंने कितने पॉइंट लिए देखो ध्यान से। एक तो यहाँ लिया, ये A पॉइंट ले रहा हूँ, ये B ले रहा हूँ, ये C ले रहा हूँ, ये D ले रहा हूँ, और ये E ले रहा हूँ। 5 पॉइंट दिख रहे होंगे आपको, है ना? तो यहाँ क्या हो रहा होगा, दरअसल लिक्विड जो है, लिक्विड इसमें ऐसे जा रहा होगा ना, और इधर से लिक्विड बाहर आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ का है ना, यहाँ प्रेशर क्या है, सेम ही है। यहाँ का प्रेशर क्या है, ए पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, यहाँ P0 ही तो होगा, और ई पॉइंट का प्रेशर भी P0 होगा। तो यहाँ यू स्पीड से मान लो ये लिक्विड बाहर आ रहा है, तो ये जो कंटेनर है ना, इसका एरिया मैंने मानना हुआ है, मान लो ए है, और इसका जो एरिया है, इसका इस ट्यूब का जो एरिया है, ये मैंने मान लिया कि ऐसे मान लो। तो यहाँ दरअसल दिया है कि ए जो है वो एस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है ना। तो सीधी सी बात है कि हम लोग ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ, ये जो हाइट है ना, ये मैंने मान लिया कि h1 है, और ये जो है ये मैंने मान लिया h2 है। तो आप यहाँ देखो, डिफरेंस निकालो ए और ई पॉइंट का। तो यानी जो u स्पीड है वो डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना आप, √2g, और ये क्या हो जाएगा अल्टीमेटली h2 माइनस h1 का स्क्वायर रूट होगा कि नहीं होगा। ये समझ में आया आप लोगों को, क्यों बोला मैंने ऐसा? लॉ ऑफ मतलब जो टेरिसलिस लॉ है वो अप्लाई कर सकते हो ना आप यहाँ डायरेक्ट। तो दोनों की डिफरेंस निकाल लिया मैंने, तो वो यहाँ भी वैलिड है। इस तरह से कॉन्सेप्ट हो, डिफरेंस निकालना। मैंने कंडीशन क्या बताया, कंडीशन ये बताया कि एरिया क्या होना चाहिए, जो ट्यूब है या जो ओरिफिस है उसका एरिया काफी स्मॉल होना चाहिए, और दोनों साइड प्रेशर सेम होना चाहिए, सेम लिक्विड होना चाहिए। तो वहाँ ये आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। इससे एक बात और पता चलेगी, ये स्पीड हर पॉइंट पर सेम होगी। क्यों? क्योंकि सब जगह एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है यहाँ, इसका AC तो है, हर पॉइंट पे एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है यहाँ, एस है। तो हमें क्या फाइंड करना है फिर, एक तो वेलोसिटी फाइंड करना था, वो तो मिल गई मुझे। दूसरा BCD पर प्रेशर चाहिए, क्योंकि ई पर तो पता है P0 है, ए पे भी पता है P0 है। तो BCD पर प्रेशर क्या हो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहले बर्नौली लगा रहा हूँ, बर्नौली इक्वेशन बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। अब आप समझ रहे हैं, B क्या है, ट्यूब के अंदर का पॉइंट है। तो यहाँ तो जो इसकी स्पीड है, इस यहाँ से जो स्पीड है उसकी क्या है, वो तो U है, और यहाँ जो लिक्विड आ रहा है उसकी स्पीड क्या है, V है, जो कि V क्या है लेकिन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी ना। अब आप कहें सर कैसे, क्या बात कर रहे हैं, इस वाली कंडीशन को देखते हुए V स्पीड क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी, तभी तो हम लोग वहाँ हटा देते हैं इसको। आप जाके देखो वापस से बेसिक पे, भाई मैंने क्या लिखा था, AV इक्वल टू क्या लिखेंगे, U इंटू एस ना,
लेकिन ए तो काफी ज्यादा है, तो वी इक्वल टू क्या लिखोगे आप, यू एस बाय ए। ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी ना, इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। ये बात समझ में आई पहले तो? हाँ सर। हाँ सर। तो बर्नौली में ए और बी के बीच में लगा रहा हूँ, तो दोनों एक ही लाइन पर है, तो क्या लगाएंगे, देखो पी नॉट प्लस रो जी एस तो जीरो कर देंगे, प्लस उसकी वेलोसिटी हाफ रो वी स्क्वायर जीरो हो गई, इक्वल टू अंदर का क्या है यहाँ पी बी प्रेशर मानेंगे, प्लस रो जी एस जीरो, प्लस वहाँ की स्पीड क्या है हाफ रो यू स्क्वायर है ना। तो मुझे यहाँ से देखो पी बी मिल गया, तो पी बी क्या हो गया, पी नॉट माइनस हाफ रो यू, यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो 2g क्या हो गया H2 माइनस H1, यानी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब बी पॉइंट का प्रेशर अपने को मिल गया। तो बी पॉइंट का प्रेशर क्या है, पी नॉट माइनस रो जी H2 माइनस H1, लिख लो इसको। बात समझ में आई? हाँ। लिख लिया भाई? हाँ सर। अब बात करते हैं सी और डी का तो सेम होगा, देखो कैसे भाई, रो जी एच वाला पार्ट सेम है, यानी वो तो जीरो मान लो वहाँ, दोनों साइड स्पीड भी सेम है, तो पी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डी हो जाएगा। फिर अभी बताता हूँ वैसे तो मैं, तो नेक्स्ट है बर्नौली इक्वेशन बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी। तो ए पर पोटेंशियल जीरो मान लेते हैं, तो वहाँ का प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एस जीरो प्लस हाफ रो वी स्क्वायर जीरो इक्वल टू पी सी प्लस रो जी एच वन प्लस हाफ रो यू स्क्वायर। तुम्हारे पास में पी सी इक्वल टू आ गया पी नॉट माइनस रो जी एच वन माइनस हाफ रो, और यहाँ 2g H2 माइनस H1, यानी अल्टीमेटली पी सी इक्वल टू आ गया पी नॉट माइनस रो जी H2। तो पी सी का ये प्रेशर होगा। बर्नौली आप इसके बीच में भी लगा लो, देखो बर्नौली इक्वेशन बिटवीन
पॉइंट्स सी एंड डी। तो क्या हो जाएगा, एक ही उस पर है, तो देखो वहां का प्रेशर पीसी प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो यू स्क्वायर इक्वल टू पी डी प्लस रो जी एच जीरो प्लस हाफ रो यू स्क्वायर, यानी पीसी इक्वल टू क्या आ गया, पी डी आ गया। तो ये वाला पार्ट भी हो गया आपका। तो सी और डी पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, सेम ही होगा। हमने यहाँ एस क्या लिया था, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब था वो। लिख ले भाई। हाँ सर। सबने लिख लिया। हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन तो मैं ले सकता हूँ यहाँ एसएचएम वाला। A block is floating in a liquid then find the time period of block for small oscillations। तो हमारे पास में एक कंटेनर अपने को दिया इस तरह से है, तो काफ़ी बड़ा कंटेनर है। मैं वो केस भी आपको लूँगा कि अगर कंटेनर की साइज़ छोटी है तो क्या होगा। पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि कंटेनर की साइज़ काफ़ी बड़ी है ना, और इसमें ये लिक्विड भरा हुआ है। ब्लॉक की जगह सिलेंडर भी हो सकता है, मैं ब्लॉक ले लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट समझना है आपको। तो मान लो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक की जो साइड लेंथ है वो ए है, और ये जो अपने को दिया है मान लेते हैं ये एक्स नॉट है जो इसमें है, और इसकी जो डेंसिटी वो मैंने मान लिया सिग्मा है, और लिक्विड जो है उसकी जो डेंसिटी है वो रो है। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालेंगे हम लोग यहाँ। तो यानी ये फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब ए क्यूब सिग्मा इंटू जी, इसका वेट को बॉइंट फोर्स बैलेंस कर रहा है, यानी ए स्क्वायर एक्स नॉट रो इंटू जी।
ये हमारे पास में इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई, ये लिख लो पहले। मैंने ये इसको दरअसल क्यूब ले लिया है, क्यूबिकल ब्लॉक। लिख लिया सबने, कंडीशन भी लिख लिया। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, लिख लिया ना भाई? हाँ सर। हाँ सर। अब इसको क्या करेंगे, ये हमारे पास कंटेनर है, तो ये बड़ा सा कंटेनर है, काफी बड़ा कंटेनर है, इसलिए इसके लिक्विड का जो लेवल है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब काफी बड़ा कंटेनर होता है तब कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से एक्स डिस्प्लेस कर रहा हूँ। तो मान लो हमने इसको यहाँ से ऐसे डिस्प्लेस कर दिया एक्स, तो एक्स जब डिस्प्लेस कर दिया तो आप देखो यहाँ इसको बॉइंट फोर्स क्या होगा, ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कितना हो गया, ये हो गया दरअसल एक्स नॉट प्लस एक्स हो गया ना, तो बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ इसका बढ़ जाएगा। तो ऊपर की तरफ बॉइंट फोर्स है तो इसका ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन भी होगा। मैंने मान लिया कि बी एक्सेलरेशन है, या बीटा मान लो बीटा या बी मान लेते हैं, चलो बी ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है। तो नेट फोर्स अपवर्ड लिखोगे तो क्या लिखोगे आप यहाँ, तो वो लिखोगे दरअसल बी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू मास इनटू बी ना। तो बी कितना लिखोगे आप, बी लिखोगे ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स नॉट इंटू रो इंटू जी माइनस डब्ल्यू क्या लिखोगे, ए क्यूब सिग्मा इंटू जी इक्वल टू ए क्यूब सिग्मा इंटू ए लिखोगे ना। ये लिख लो पहले। तो अब यहाँ देखो, ये आपको दिख रहा है कुछ इक्विलिब्रियम कंडीशन से, देखो ये वाला पार्ट कट जा रहा है, यानी ये जो वाला पार्ट है ये इससे कट जा रहा है, तो बचेगा क्या हमारे पास में, तो ए स्क्वायर रो जी इंटू एक्स इक्वल टू ए क्यूब सिग्मा, दरअसल ये बी है, एक्सेलरेशन क्या है इसका, बी है, इंटू बी। तो हमारे पास क्या आ गया, देखो बी इक्वल टू आ गया है ए स्क्वायर, तो चला जाएगा, तो रो जी बाई ए सिग्मा इंटू एक्स। तो आप देखो ये क्या आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर एक्स, यानी एसएचएम कर रहा है, इसका ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, रो जी बाई ए सिग्मा, यानी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी इक्वल टू रूट
रो जी बाई ए सिग्मा, तो ये इसका टाइम पीरियड आ गया। अब और भी है, वैसे ट्यूब है, मान लो यू ट्यूब में पानी भरा है या इंक्लाइन ट्यूब है, तो सब नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा जो बचा हुआ है। और अभी तो लिक्विड अगर रोटेट करेगा तो क्या होगा, वो भी करवाना है। लिख लिया? हाँ सर। चलो फिर आज इतना ही, और कल आप इसका कर लो पहले, जो भी क्वेश्चन बच्चे हुए, ज़्यादा तो थे नहीं, 16 ही तो क्वेश्चन थे ना, उसमें से तो कुछ तो कर ही लिए होंगे आप लोगों ने। जो बच्चे हुए हैं वो कल कर लो, फ्लूइड मैकेनिक्स वाला जो पार्ट है, DPP3, DPP4 के आगे के क्वेश्चन करूँगा फिर मैं, और जो इसका बच्चा हुआ पहले ये करेंगे, जो भी होगा देखते हैं, पर आप कर लो आप तो। और जिसने एक्सरसाइज DPP4 कर लिया है वो DPP1 करना शुरू कर दीजिए, और अगर वो भी कर लिया तो DPP2 करना शुरू कर दीजिए।